अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्ति, अधिकार एवं कार्य। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इससे पहले के अंक में हमने अमेरिकी राष्ट्रपति के पद का संगठन और उसकी निर्वाचन प्रक्रिया का अध्ययन किया। अब हम अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां, अधिकार एवं कार्यों का अध्ययन करेंगे। चूंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, वहाँ भी शासन के 3 अंग हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। वहाँ की कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति अपने मातहत मंत्रिमंडल बनाता है, क्योंकि वहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, अर्थात राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल का निर्माण वहाँ की व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस से नहीं होता है। राष्ट्रपति स्वयं अपने मातहत मंत्रिमंडल बनाता है। अतः समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ अमेरिकी राष्ट्रपति में निहित हैं। यूएसए के संविधान की धारा 2 के अनुसार संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति का निवास राष्ट्रपति में है। संविधान की इस धारा तथा शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति सिर्फ कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग करता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति निम्न शक्ति, अधिकार एवं कार्यों का प्रयोग करता है। ऐसा नहीं है कि वो केवल कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अलावा उसकी व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ भी हैं, वित्तीय शक्तियाँ भी हैं, न्यायिक शक्तियाँ भी हैं। अर्थात राष्ट्रपति कार्यपालिका के साथ साथ संसद से संबंधित कार्य, न्यायपालिका से संबंधित कार्य आदि कार्य करता है। तो सबसे पहले कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, अधिकार एवं कार्य। पहला है शांति व व्यवस्था बनाए रखना। संघ सरकार के कार्यपालिका अध्यक्ष होने के कारण राष्ट्रपति की विशेष जिम्मेदारी है कि वह पूरे देश में शांति व व्यवस्था बनाए रखे। यदि किसी राज्य में अशांति, हिंसा व अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है, तो उस राज्य का विधानमंडल या राज्यपाल राष्ट्रपति से संघीय सेनाएं भेजने की प्रार्थना कर सकता है। दूसरी कार्यपालिका शक्ति है कानून व न्यायिक निर्णयों को लागू करना। संविधान के अनुसार यह राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि वह कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करे। संधियां व समझौतों भी कानून के अंतर्गत आते हैं, अतः राष्ट्रपति इन्हें भी लागू करे। तीसरी कार्यपालिका संबंधी शक्ति है प्रशासन का कुशल संचालन। राष्ट्रपति कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी है, अतः प्रशासन के सभी विभागों का संचालन उसके नियंत्रण व देखरेख में होता है। जैसा कि पूर्व में मैंने बताया कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति अपना मंत्रिमंडल बनाता है। वही अपने मंत्रिमंडल के विभागों का संचालन, नियंत्रण और समन्वय करता है। चौथा है नियुक्ति व पदमुक्ति की शक्ति। ये 2 प्रकार की हैं। पहला, वे उच्च पद जिन पर राष्ट्रपति सीनेट के अनुसमर्थन से नियुक्ति करता है। इस प्रकार के प्रमुख पद हैं मंत्री, राजदूत, आयोगों के अध्यक्ष, तीनों सेनाओं के प्रमुख अधिकारी। यहाँ राष्ट्रपति सीनेट की शिष्टता का ध्यान रखता है, अर्थात इन पदों पर नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सीनेट के अनुसमर्थन के बाद ही इन नियुक्तियों को करता है। अर्थात इसमें सीनेट की शिष्टता से तात्पर्य यह है कि कुछ कार्य सीनेट के ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति उनमें अड़चन पैदा नहीं करता, उन्हें शिष्टावश कर देता है,
और इसी प्रकार राष्ट्रपति के कुछ कार्य हैं जिनको सीनेट अड़चन पैदा नहीं करती, उनमें शिष्टतावश कर देती है। यही सीनेट की शिष्टता है। वे निम्न पद जिन पर राष्ट्रपति या अपने सदस्यों की मदद से नियुक्ति करता है, वह इन पदों पर नियुक्ति कांग्रेस के नियमानुसार करता है, अतः अपनी मनमानी नहीं करता। राष्ट्रपति को इन पदाधिकारियों को हटाने का भी अधिकार है। तो दिखाई तो अमेरिकी संविधान में यह देता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति नियुक्तियों के संबंध में स्वतंत्र है, किंतु ऐसा नहीं है। वह अपनी नियुक्तियों के संबंध में सीनेट के अनुसमर्थन के उपरांत ही उन नियुक्तियों को करता है, जिसे सीनेट की शिष्टता कहा जाता है। अगला है मंत्रिमंडल संबंधी शक्ति। वह मंत्रिमंडल के सचिवों, अमेरिका में सचिव बोले जाते हैं, हमारे देश में जिन्हें मंत्री बोलते हैं, वह मंत्रिमंडल के सचिवों की नियुक्ति सीनेट के अनुसमर्थन से करता है। यद्यपि वहाँ राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति अपने मातहत मंत्रिमंडल बनाता है, अर्थात वह जिस व्यक्ति को चाहे अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है। अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य नहीं होते हैं। इस प्रथा को लूट प्रणाली के नाम से अमेरिकी संघीय व्यवस्था में जाना जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल के सचिवों की नियुक्ति सीनेट के अनुसमर्थन से करता है। अगला है क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति संघीय कानूनों के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों को क्षमादान भी दे सकता है, किंतु वह महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार नहीं रखता है। ये विद्यार्थी ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति केवल संघीय कानूनों के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधियों को ही क्षमादान दे सकता है। वह महाभियोग से दंडित व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति उन राजनीतिक अपराधियों को भी क्षमा कर सकता है जिनके खिलाफ अभी किसी न्यायालय में कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। जैसे राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन ने 1868 में अमेरिका के गृह युद्ध में भाग लेने वाले उन सभी व्यक्तियों को क्षमा प्रदान की जो यूएसए संघ से स्वतंत्र होना चाहते थे। इस प्रकार वह राजनीतिक अपराधियों को भी क्षमा कर सकता है। अगला है सेनाओं का प्रधान सेनापतित्व करना। लोकतंत्र में सेनाओं पर लोकप्रिय कार्यपालिका का नियंत्रण होना चाहिए। इसी सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रपति को सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति बनाया जाता है। वह सेना को विवादास्पद क्षेत्र में जाने का आदेश दे सकता है, शत्रु राज्य की घेराबंदी का आदेश दे सकता है या शत्रु पक्ष पर बम वर्षा के आदेश भी दे सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इन आदेशों को जारी करने के लिए कांग्रेस की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार राष्ट्रपति सेनाओं का प्रधान सेनापतित्व करता है, क्योंकि उसके ऊपर पूरे देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। अगला है वैदेशिक संबंधों का संचालन। अमेरिकी विदेश नीति का निर्धारण राष्ट्रपति विदेश नीति के माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों के साथ अमेरिका के संबंधों को निश्चित करता है। इस कार्य में उसकी मदद राज्य विभाग, जिसे विदेश विभाग बोला जाता है, वह राज्य सचिव, जिसे विदेश सचिव कहते हैं, करते हैं। विदेश नीति को लागू करने के लिए वह पदाधिकारियों, राज्य सचिव, राजदूत आदि की नियुक्ति करता है। इन नियुक्तियों के लिए सीनेट की अनुमति अनिवार्य है। संधियां में समझौते करना। राष्ट्रपति विभिन्न देशों के साथ मैत्री संधि, अनाक्रमण संधि, शांति संधि आदि करता है।
विदेशों में अमेरिकी नागरिकों का संरक्षण। राष्ट्रपति विभिन्न देशों में गए या रह रहे अमेरिकी नागरिकों को संरक्षण प्रदान करता है। इन अमेरिकी नागरिकों के प्रति दुर्व्यवहार होने पर वह आवश्यक कूटनीतिक या अन्य साधन अपनाता है। इस प्रकार ये अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति, अधिकार एवं कार्य हैं। दूसरा है विधायी शक्ति, अधिकार एवं कार्य। वे कार्य जो राष्ट्रपति संसद से संबंधित करता है। तो इनमें पहला, राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस को संदेश भेजना। कांग्रेस वहाँ की संसद का नाम है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कांग्रेस को संदेश भेज सकता है जिससे वह देश की परिस्थितियों एवं समस्याओं की ओर कांग्रेस का ध्यान आकर्षित करता है और कांग्रेस को सुझाव देता है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए किस प्रकार के कानून बनाए जाने चाहिए। दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित करना। संविधान के अनुसार कांग्रेस के अधिवेशन निश्चित तिथि को ही होते हैं, किंतु विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति कांग्रेस का विशेष अधिवेशन भी आमंत्रित कर सकता है। तीसरा है राष्ट्रपति का निषेधाधिकार प्रयोग। कांग्रेस द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न कर दे, किंतु संविधान के अनुसार यह राष्ट्रपति का अधिकार है कि वह हस्ताक्षर करने से इनकार कर दे। राष्ट्रपति के इस अधिकार को निषेधाधिकार कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला है नियमित या विलंबकारी निषेधाधिकार, जैसा इसके नाम से ही विदित है कि क्योंकि अमेरिकी संसदीय शासन व्यवस्था में, अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जब वहाँ की संसद अर्थात कांग्रेस द्वारा कानून बनाया जाता है, फिर अंत में राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए जाता है। अब राष्ट्रपति उस पर अपना सिग्नेचर करता है, अर्थात उसे स्वीकृत करता है या अस्वीकृत करता है, ये राष्ट्रपति के निषेधाधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें पहला निषेधाधिकार है विलंबकारी निषेधाधिकार, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने में विलंब करना। कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उसे अपने आक्षेपों के सहित 10 दिन, रविवार को भी जोड़कर, के भीतर लौटा देता है। किंतु इस प्रकार लौटाया गया विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि कांग्रेस के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से ज्यों का त्यों पारित ना हो जाए। यदि कांग्रेस विधेयक को पुनः पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उसे नहीं रोक सकता। तो इस प्रकार ये ऐसा निषेधाधिकार है जिसमें राष्ट्रपति उस विधेयक को 10 दिन के भीतर लौटा देता है, अर्थात उसमें देरी करता है पारित करने में। लेकिन यदि वहाँ की कांग्रेस उसे पुनः 2/3 अर्थात कठोर बहुमत से दोबारा पारित कर दे तो राष्ट्रपति फिर उस पर हस्ताक्षर करता है। दूसरा है जेबी निषेधाधिकार, जिसे पॉकेट वीटो के नाम से भी जाना जाता है। यदि कांग्रेस के सत्र के अंतिम 10 दिनों में कोई विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति उसे बिना स्वीकृत किए पड़े रहने देता है, किंतु कांग्रेस पुनः अपने 2/3 बहुमत से पारित नहीं कर सकती क्योंकि उसका सत्र समाप्त हो जाता है। इस प्रकार के निषेधाधिकार को जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब कांग्रेस का अधिवेशन खत्म होने वाला है 10 दिनों के अंदर और कांग्रेस ने कोई विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देता नहीं है। 10 दिन बाद कांग्रेस का सत्र खत्म हो जाता है और वह विधेयक राष्ट्रपति के जेब में पड़ा रह जाता है, इसलिए इस विधेयक को जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है।
राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का प्रयोग संवैधानिक संशोधनों पर नहीं किया जा सकता है। ये विद्यार्थी ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का प्रयोग यदि संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति वीटो नहीं कर सकता है। अगला है राष्ट्रपति द्वारा कार्यपालिका को आदेश जारी करना। समय की कमी और कार्यभार की अधिकता के कारण कांग्रेस प्रत्येक मामले में मोटे मोटे कानून बना देती है और इनके बारे में विस्तृत नियम एवं उपनियम बनाने का कार्य कार्यपालिका पर छोड़ देती है। इस व्यवस्था के आधार पर राष्ट्रपति प्रदत्त व्यवस्थापन, जिसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाता है, का कार्य करता है। वह विभिन्न विभागों के लिए जो नियम उपनियम बनाते हैं उन्हें प्रशासकीय एवं कार्यपालिका आदेश कहा जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति प्रदत्त व्यवस्थापन का कार्य भी करता है, क्योंकि आजकल जन कल्याणकारी प्रत्येक राज्य लोक कल्याणकारी हो गया है और प्रत्येक संस्था के पास बहुत ज़्यादा कार्य, तो संसद के पास समय अभाव के कारण वह कानून मोटे रूप में बना देती है और बाकी का कार्य कार्यपालिका पर छोड़ देती है। इसे प्रदत्त व्यवस्थापन कहा जाता है। अब है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति, अधिकार एवं कार्य। संयुक्त राज्य अमेरिका का बजट राष्ट्रपति की देखरेख में बजट ब्यूरो के निदेशक, जिसे डायरेक्टर ऑफ द ब्यूरो ऑफ द बजट कहा जाता है, के द्वारा तैयार किया जाता है और निदेशक के द्वारा ही कांग्रेस को भेजा जाता है। कांग्रेस आय व व्यय भाग को घटा व बढ़ा सकती है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि बजट में कांग्रेस किसी भी प्रकार का परिवर्तन करती है तो उस पर बजट में परिवर्तन पर कुछ नहीं होता है, जबकि हमारे देश में यदि बजट में जो राशि डिसाइड की गई है और उसमें यदि कमी कांग्रेस द्वारा की जाती है और वह संसद द्वारा कमी की जाती है, तो इसका तात्पर्य है कि सरकार को इस्तीफा देना, सरकार अविश्वास में आ जाती है और सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन अमेरिका में बजट में किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर कुछ नहीं होता है। न्यायिक शक्ति। सीनेट के अनुसमर्थन से संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह क्षमादान का प्रयोग भी करता है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट के अनुसमर्थन से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह क्षमादान शक्ति का भी प्रयोग करता है। राष्ट्रपति की शक्ति में वृद्धि के कारण, कि क्या कारण है कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है? इसका कारण है कि संविधान द्वारा राष्ट्रपति को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए, क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा सरकार खुद की बनाई जाती है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य नहीं होते, इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यपालिका के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और उसको व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं। दूसरा, जब भी अमेरिका को संकट काल का मुकाबला करना पड़ता है तो राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि हुई है। जैसे ही कभी कोई संकट अमेरिका के ऊपर आता है तो संकट काल में समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हो जाती हैं और राष्ट्रपति अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। सैद्धांतिक दृष्टि से राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। जैसा कि हमने राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में पढ़ा था कि वहाँ के लोग निर्वाचक मंडल को वोटिंग करते हैं और निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति को वोटिंग करता है। तो इस प्रकार वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव है तो अप्रत्यक्ष, किंतु व्यवहार में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उसका कारण ये है कि जैसे नवंबर माह के पहले मंगलवार को जब राज्यों के नागरिक अपने निर्वाचक मंडल का जितने उनके लिए कोटा निर्धारित है प्रत्येक राज्य के लिए, उतने निर्वाचक मंडल के सदस्यों का इलेक्शन करते हैं, तो जैसे उसका परिणाम आता है उस परिणाम के आधार पर यह डिसाइड हो जाता है कि अगला राष्ट्रपति कौन होता है।
तो और लोग ये भूल जाते हैं कि ये हमारे देश में राष्ट्रपति का इलेक्शन प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है। जबकि राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल जो जनता द्वारा वोट के द्वारा जो निर्वाचक मंडल के सदस्य जीते हैं, अर्थात दोनों दलों को जितनी सीटें प्राप्त हुई हैं वो निर्वाचित निर्वाचक मंडल के सदस्य दिसंबर माह के दूसरे बुधवार को या सीनेट द्वारा निर्धारित तिथि को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को मत देते हैं। फिर अगले साल सीनेट का अस्थायी अध्यक्ष दोनों सदनों के सामने मतों की गणना करता है और तब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को विजयी घोषित करता है। ये प्रक्रिया है। किंतु नवंबर में ही ये डिसाइड हो जाता है, जैसे निर्वाचक मंडल के सदस्यों की मतगणना होती है उसमें ही पता चल जाता है कि अगला राष्ट्रपति कौन होता है। तो दिखाई है तो अप्रत्यक्ष इलेक्शन, लेकिन वो व्यवहार में प्रत्यक्ष हो गया है इससे भी राष्ट्रपति, क्योंकि पहले ही नवंबर में ही राष्ट्रपति के उम्मीदवार को पता चल जाता है कि अगला राष्ट्रपति मैं हूँ। राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्ति एवं कार्यों की व्यवहारिक आधार पर आलोचना। पहला, निर्वाचक मंडल द्वारा शपथ पूरी नहीं करना। जनता जिस दल के उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनाना चाहती है उसी दल के निर्वाचक मंडल को मत देती है, किंतु अनेक बार निर्वाचक मंडल के सदस्यों ने अपने दल के उम्मीदवार को मत न देकर किसी अन्य दल के उम्मीदवार को मत दिया है। तो ये ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यह आलोचना स्वरूप हम मान सकते हैं। दूसरा है, राष्ट्रपति पद के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति नहीं। इस पद के लिए प्रथम श्रेणी की योग्यता एवं प्रतिभा वाले व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इस पद के लिए सामान्य योग्यता व प्रतिभा के व्यक्ति ही उम्मीदवार बनाए जाते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति जैसी प्रतिभा का ये पद है उस प्रतिभा के समान ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन पाता है। तीसरा है, भ्रष्ट साधनों का प्रयोग। उम्मीदवार के दल एवं समर्थक झूठे प्रचार एवं अफवाहों का सहारा लेते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान जो उम्मीदवार का दल है वो झूठे प्रचार एवं अफवाहों का सहारा लेता है। इस संबंध में 1972 के चुनाव का उल्लेख महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए निक्सन ने अपने विरोधी उम्मीदवार जॉर्ज मैकगवर्न, डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, की चुनाव योजना की गैर कानूनी जासूसी कराई और उनके चुनाव प्रयत्नों को असफल करने के लिए पेशेवर उपद्रवी लोगों की मदद ली। बाद में इस सारी घटना को वाटरगेट कांड कहा गया और राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद निक्सन को इस पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इस प्रकार ये अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्ति, अधिकार एवं कार्य हुए। अब है, क्योंकि हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के संबंध में पढ़ा था कि राष्ट्रपति जितनी भी नियुक्तियां करता है उसमें सीनेट की शिष्टता का ध्यान रखता है। अर्थात राष्ट्रपति की नियुक्ति जिन जिन लोगों की नियुक्ति करता है उनमें सीनेट के अनुसमर्थन से करता है। इसी प्रकार सीनेट के कुछ कार्यों ने राष्ट्रपति इसलिए रोकता नहीं है क्योंकि सीनेट राष्ट्रपति के कार्यों को नहीं रोकती, इसे सीनेट की शिष्टता कहा जाता है। तो राष्ट्रपति राज्यों में नियुक्तियों संबंधित राज्य के सीनेटर के समर्थन से करता है। राष्ट्रपति राज्यों में नियुक्तियां संबंधित राज्य के सीनेटर के समर्थन से करता है। इसे सीनेट की शिष्टता कहते हैं। राष्ट्रपति अगर ऐसा नहीं करे तो सीनेट उस नियुक्ति को रद्द कर सकती है। सीनेट की शिष्टता एक प्रथा है, इसका कोई कानूनी या संवैधानिक आधार नहीं है। धन्यवाद।